सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग आज संस्कार चिकित्सा की क्लास ले रहे हैं। अभी तक संस्कार चिकित्सा के विषय पर जो विस्तार से चर्चा हुई उसमें 3 अभ्यास पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए। पहला, आत्मचिंतन। हम जो भी कार्य करते हैं उसको एक बार मुड़ करके पीछे देख लेना कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जो कार्य हम करते हैं ये किसके प्रभाव में करते हैं। ये पुनर्विचार, ये आत्मचिंतन अभ्यास का पहला विषय। दूसरा विषय है विपरीत विचार परीक्षण। हम जो भी कार्य जिस तरह से आज तक करते आए हैं, यदि उसके विपरीत हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे जीवन में, समाज पर उसका क्या परिणाम होगा, इस पर भी परीक्षण एक बार करना चाहिए। तीसरी चीज है वैचार प्रक्रिया में स्तंभन। हम यंत्रवत अपने मस्तिष्क को न चलाएं, बल्कि हम लोग यंत्र के अतिरिक्त एक सामान्य मनुष्य की तरह जैसे जीवन जीना चाहिए, जो प्राकृतिक अवस्था है मनुष्य की, कि हमारा कोई भावनात्मक दोहन ना करे, हमारी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता का कोई दुरुपयोग ना कर पाए। इसके लिए किसी भी विचार, किसी भी प्रतिक्रिया पर एक बार ठहर कर, रुक कर विचार करना चाहिए। इसको विचार प्रक्रिया स्तंभन की श्रेणी में रखा। ये 3 स्थितियां अभी तक मैंने बताई। इस पर अपने किसी साथी का कोई विचार, कोई चिंतन हो तो बात कर ली जाए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपने विचार बताइए। गुरुजी प्रणाम, विपिन बोल रहा था। बोलिए विपिन जी। वैसे तो मुझे इसका आंसर पता ही है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बोलेंगे ही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार पूछ तो लेता ही हूँ कंफर्मेशन के लिए। ये जो विपरीत विचार परीक्षण और वैचारिक स्तंभन है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं सक्सेसफुली ट्राई कर पाया लास्ट वीक में, लेकिन जितनी बार थोड़ा अभ्यास का तो विषय है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सहज नहीं हो रहा है, जैसे वो हठपूर्वक तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई चॉइस नहीं है। जैसे वो कई बार ऐसा होता है ना कि वो आप वो कर रहे हैं, विपरीत विचार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप बोल रहे थे कि विपरीत जाइए, लेकिन उसको टाइम बाउंड मत करिए कि मैं इतने दिनों तक सोच के फिर इसको करेक्ट कर दूंगा, वो नहीं होता था। वो शायद अभ्यास से ही आएगा। मुझे लगता है शायद यही आप बोलेंगे कि यही था कि शायद वैचारिक अभ्यास नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सोचना सही है। पुनर्चिंतन अपने कार्यों का और विश्लेषण कि हम कार्यों को किसके प्रभाव में कर रहे हैं, ये चरण, ये विचार जब आपका पूरा होगा, तब इसके बाद इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको चीजों को करने में सुविधा रहेगी। वरना चीजों को हठपूर्वक करना पड़ेगा, और हठपूर्वक चीजों को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने को एक आडंबरी पुरुष की तरह विकसित कर लेंगे और अंततः आपके हाथ कोई सफलता नहीं लगेगी। इसलिए स्वाभाविक अवस्था में इन चीजों को चलने दीजिए, ये ज्यादा अच्छी। और कोई साथी अपने विचार कुछ रखना चाहता है? जी, यतिन बोल रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते में जब विचार किया तो मतलब ज़्यादातर केसेस में तो कोई विचार या उसकी प्रतिक्रिया यंत्रवत ही हो रही थी, करीब 90-95%। कुछ समय विचार मतलब स्तंभन के स्तर पे बात कर रहा हूँ जी। कुछ समय कुछ विचारों में या कुछ प्रतिक्रिया में ऐसा ध्यान आया कि नहीं इसमें स्तंभन करना है, लेकिन वो प्रतिक्रिया होने के बाद ध्यान आया कि इसमें स्तंभन करना था या थोड़ा समय लेकर के रिस्पॉन्ड करना था। तो मतलब एक तरह से जो एक्सरसाइज थी, हमने अभ्यास दिया था, वो तो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया जी। कोई बात नहीं,
उस दिशा में सोचना तो शुरू किया। जी अभी तक तो उस दिशा में सोच ही नहीं रहे थे आप। जी अजय जी जुड़े हुए हैं आज? अजय जी नहीं जुड़े। आनंद जायसवाल जी, ये भी नहीं जुड़े। अविनाश जी, दामोदर सेट्टी, वीरेंद्र केसरवानी। जी गुरुजी। हाँ केसरवानी जी, आपने क्या चिंतन किया, क्या विचार किया, अपना अनुभव कुछ शेयर करिए। गुरुजी पहले चरण पे ही है अभी हम। अभी आत्मचिंतन में यही देख पा रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और किसके प्रभाव में कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आई है। इसमें हमें लग रहा है अभी और समय लगेगा, तभी हम दूसरे चरण पे जा पाएंगे, जब तक इसमें क्लियरिटी ना हो पाए। चलिए, जी, मनीता इसमें दलाल। एक हाँ एक और बात बोलिए। है जी, इसमें कि जब विचार आते हैं तो वो विचार आने का आभास नहीं हो पाता कि विचार आया है। वो एक निद्रा सी की स्थिति है अभी भी जी। तो जैसे कि कोई विचार आया तो जी अभी हम बताते हैं इस विषय पर, जी अभी हम बताते हैं। मनीता दलाल जी। गुरुजी मैं ये काफ़ी हद तक पहले से भी करती थी, लेकिन सीख के नहीं कर रही थी, इसलिए पूरी तरह 100% तो नहीं हो पाता था। वो मेरा स्वभाव है उस तरह का। लेकिन आपने जैसे बताया है, मैं थोड़ा-सा उस पे और काम कर रही हूँ और सफलता आराम से मिल जाएगी मेरे को, तो कोई परेशानी इसमें नहीं आ रही है। जैसे आपने रिमोट का बताया, मैं अपना रिमोट अपने पास ही रखती हूँ जी और दूसरे का भी मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। चलिए, जितेंद्र कौशिक जी नहीं जुड़े। मनीष मिश्रा, मनोज तिवारी, पीयूष विष्ट, पुनीत महाजन जी। जी गुरुजी, जो आपने विचार की 3 चरण बताए हैं, मैं इनको कुछ प्रैक्टिकल के द्वारा अडॉप्ट करना चाह रहा था, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं ये चाह रहा था कोई अगर आप एग्जांपल दे के तीनों का कैसे यूज करना है, अगर कुछ इस तरह पे कुछ कार्य हो जाए तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इन तीनों जो चरण है उनको समझने में। चलिए ठीक। राजकिशोर सिन्हा जी, राकेश भारद्वाज। जी प्रणाम। राकेश जी। मैंने आत्म चिंतन किया तो मतलब मैं अधिक व्यस्त नहीं रहता हूँ वैसे, मतलब संसारिक कार्यों में ज्यादातर। अपने डेली रूटीन में ज्यादा काम है नहीं, मेरे गिनती के ही काम है। फिर भी उनमें मतलब वही 80-85% तो ऐसा ही है कि दूसरे के डायरेक्शन में कह सकते हैं कि हम काम होता है। फिर दूसरा विपरीत विचार कर, वो मैं प्रैक्टिकल कर नहीं पाया, क्योंकि करता हूँ तो जो भी सराउंडिंग का माहौल है वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारे अनुकूल है नहीं, तुम ऐसे कभी करते नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो। और तीसरा वैचारिक स्तंभन, हाँ वो कुछ करके देखा है मैंने, उस कुछ कुछ महसूस हुआ उसमें सफलता। ठीक। संदीप पोगाट। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, बताइए। उत्तम कल्याण का जो बताया था आपने गुरुजी, आत्म चिंतन का, उसके बारे में चीजें काफी हद तक सकारात्मक रही हैं गुरुजी। जो भी अपना दिन भर जो काम किया और भगवान को जो एक धन्यवाद का देते हैं जी, उस हिसाब से काफी हल्कापन और आनंद महसूस होता है गुरुजी। और दूसरा गुरुजी, विपरीत कार्यशैली के लिए अभी देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं गुरुजी। और तीसरा जो आपने बताया था गुरुजी, हम किसी के प्रभाव में, दबाव में, जब मतलब अपने कार्यस्थल में हम जाते हैं जी, ड्यूटी पे जाते हैं, तो उन चीजों में देखते हैं जी गुरुजी और महसूस भी करते हैं। बाकी अच्छी तरह से इतना वो नहीं हुआ, लेकिन महसूस है गुरुजी पहले के मुकाबले। चीजें हमें किस हिसाब से करें, दबाव में या अपनी स्वेच्छा से, तो पूरा मतलब एहसास है गुरुजी, थोड़ा थोड़ा गुरुजी। हल्कापन महसूस हो रहा है कि नहीं? तनाव में जी मुक्ति गुरुजी, मिल रही है? हल्कापन महसूस हो रहा है, मानसिक स्तर में भी फर्क हुआ गुरुजी। और ये भी मतलब एहसास हो रहा है गुरुजी, पहले हम चीजों को किस हिसाब से करते थे और उन चीजों को अब ये चीजें जानने के बाद में उस हिसाब से हम करते हैं, तो मतलब पूरा फर्क लग रहा है गुरुजी में। पहले की सिचुएशन के बजाय अब जो सिचुएशन है उसमें पूरा फर्क लग रहा है चलिए। गुरुजी। सोमनाथ प्रजापति जी। जी गुरुजी, अभी पहले चरण में आत्मचिंतन में गुरुजी अभ्यास कर रहे थे, चल रहा है। चलिए। सुशील जांगे। गुरुजी प्रणाम।
जी मैं प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे थोड़ा टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो रिवर्स सिस्टम में करने में चीजें हल्की तो हो रही हैं, पर थोड़ी इसमें उथल पुथल आ रही है। जिसको रिस्पॉन्ड नहीं करते उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वो थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन अब जिसको रिस्पॉन्ड करते थे उसको बंद किया तो वो थोड़ा और प्रेशर क्रिएट करने लगा है कि तुम ऐसा करो। तो मैं सुनना बंद कर दिया, मतलब कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्टीमेटली उसने भी अपना बंद कर दिया इस टॉपिक। तो एक थोड़ी सी उथल पुथल है कि पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा इन चेंजेस का, बट मैं प्रैक्टिकली सिनेरियो पे इन चीज को करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कि टेंशन तो नहीं रहती। पहले से कुछ भारीपन जो मानसिक दबाव रहता था उसमें कुछ राहत महसूस कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे? नहीं, उसमें तो काफी राहत महसूस है, क्योंकि इग्नोर कर देना चीज को बिल्कुल भी, तो वो एक प्रेशर नहीं रहता कि ठीक है उसने कहना है हमने सुनना और निकल जाना, उसको कोई रिएक्शन नहीं देना। तो उसमें काफी परसेंटेज ऑफ रिलीफ है माइंड लेवल पर। बहुत विक्रम देवांगन जी नहीं जुड़े। विनोद कुमार, आज विवेकशील जी के पिताजी का देहांत हो गया दोपहर में, इसलिए आज वो हम लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं और आगे के कार्यक्रम में भी शायद नहीं जुड़ पाएंगे अभी। तो उनके पिताजी को हम लोग मानसिक श्रद्धांजलि देंगे और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और विवेकशील जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका भी जीवन पिता की छत्र छाया के बिना भी सफलता की तरफ अग्रसर हो, ऐसी हम लोग कामना करें। जैसा कि अभी हम लोगों ने विचार किया, तो इसमें यति जी भैया ये बताओ कि पुरानी स्थिति यहाँ भी है, पहले दूसरे चरण तीसरे चरण का अभ्यास लोग नहीं कर रहे हैं, तो जो 2 और अभ्यास हैं वो बताकर कोर्स पूरा किया जाए या क्या करना चाहिए? जी, मेरा खुद का विचार तो यही है कि हमें चीज़ों को डिटेल में गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये शायद जीवन में एक बार आ रही है, दोबारा हम शायद इस बारे में विचार करेंगे नहीं करेंगे। और अभी हमने मेहनत करी है, उसमें थोड़ी और मेहनत करके अच्छे से समझ लें और उसको एक ही बार अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा पर्सनल विचार तो यही है जी। तो क्या करना चाहिए चीजों में? आप लोगों को समय और दिया जाना चाहिए या अभी क्लास को आगे कंटिन्यू ना करें जब तक आप लोग तीनों चरण पूरे ना कर लें, तब आगे बढ़ा जाए? क्या करना चाहिए? क्या मेरे सुझाव ख्याल है जैसे आप लोग? पुनीत जी कह रहे थे कि हम एक उदाहरण लेकर के उस उदाहरण के साथ तीनों जो अभ्यास हमने किए हैं तीनों को मेरे ख्याल कहीं ना कहीं समझ की स्थिति, अब जैसे हमने पूर्वाग्रह हमने समझा कुछ 10-12 क्लासेस तक समझा तो अच्छे से समझ में आया, उस स्तर पे कहीं विचार शायद उतनी गहराई से बैठ नहीं पाया समझ में। मेरा तो पर्सनल विचार ये है जी। नहीं, आप ही लोगों को जल्दबाजी थी, जल्दी जल्दी समाधान पता लगे, काम खत्म हो। व्यस्तता आप लोगों की ज्यादा है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि गंभीर विषय है, थोड़ा विस्तार से चला जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमने शायद वो कुछ साथियों मतलब जैसे दो दो पक्ष थे, एक था कि विचार जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो डिटेल में करें और दूसरा पक्ष था कि इसको प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाए। पर मुझे लग रहा है कि शायद हमने वहाँ थोड़ी गलती रही है, हमें इसको डिटेल में ही करना चाहिए था। अगर किसी और साथी की सहमति हो इस बात पे कि हम डिटेल में करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा जी। आप लोग आपस में चर्चा करके बताइए। जी गुरुजी, संदीप फोगाट बात कर रहे हैं गुरुजी। हमारी भी यही सहमति है गुरुजी, डिटेल में हो चाहे एक्स्ट्रा क्लासेज हो गुरुजी। तब भी यही फैसला दिया था गुरुजी कि अच्छी तरह से टाइम लग जाए गुरुजी, बार बार मौका नहीं आता जी, तो डिटेल में हो गुरुजी अच्छी तरह से जी। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं। मेरा भी विचार यही है गुरुजी कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल इस लेवल पे कि एक उदाहरण ले ले और उसको हम समझ लें हम लोग, क्योंकि जो समस्या आ रही है वो यही है कि समझ का फेर आ रहा है कि हम पूरी तरह से शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। अगर इससे थोड़ा सा डिटेल हो जाए तभी हम आगे बढ़े तो ठीक रहेगा, ताकि तब तक आगे की हम लोगों को ना बताई जाए जब तक पूरी चीज क्लियर ना हो जाए। और इसके विपरीत जिन साथियों का मत है कि आगे बढ़ जाया जाए, उनमें कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा किसी का विचार नहीं। तो अभी तक पहले ही विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज,
कि आत्मचिंतन और पुनर्विचार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस विषय में आप लोगों को क्या कठिनाई की अनुभूति हो रही है, क्या लग रहा है, क्या चीज हो नहीं पा रही है? आप लोग अपना बताएं समस्या, तो फिर उसका समाधान किया। जी, वो समझ डेवलप नहीं हो रही समहाउ। जैसे हमने पूर्वाग्रह में एक एक एग्जाम्पल लिया और उसका अच्छा से विश्लेषण किया तो समझ में आया पूर्वाग्रह। इस तरह से मेरे विचार से अगर हम दो चीजें हो रही हैं। एक तो कोई विचार आया और हमने उसकी प्रतिक्रिया की, उसका हमें आभास नहीं होता, वो यंत्रवत होता है। और दूसरी बात, वो जो विचार आया वो कहाँ से आया, क्या उसका उद्गम था, वो रिलेट नहीं हो पा रहा। तो जैसे विपिन जी ने कहा कि कुछ प्रयास करके हठ धर्मिता से थोड़ा बहुत हो पा रहा है, लेकिन सहज रूप से वो बात अंदर बैठ नहीं पा रही जी। और उसका कारण क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा। नहीं तो पुनीत जी से पूछे किस विचार से वो परेशान है, उसी विचार को उदाहरण बना लिया जाए आज की चर्चा का। जी गुरु जी, अब मैं ये सोच रहा था, जैसे ये सिचुएशन आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, जैसे अब जैसे किसी की सपोज ब्लड रिपोर्ट आ गई कि उसको कोई घातक बीमारी हो गई, अब उसके विचार वैसे ही चलने शुरू हो गए, तो इस स्थिति में हम अपने जो 3 चरण हैं वो कैसे लगाएंगे उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए? मेरा कहना यह है पुनीत जी, फिर से आप मेरी बात को समझिए। आप आत्म कल्याण या आत्मचिंतन के मार्ग पर हैं या लोक कल्याण और लोक चिंतन के मार्ग पर, यह निर्णय आपको करना है। अगर जैसा कि पंजाब का विशेष रूप से मैंने कल्चर देखा है, वहां पर आदमी दूसरों की मदद, दूसरों की सेवा, दूसरों को भोजन, दूसरों को कपड़ा, दूसरों के लिए अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है, इस पर बहुत चिंतन करता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें आपको अच्छी भोजन, अच्छी सेवा प्राप्त होती है। इसके पीछे मनोवृत्ति यही है, क्योंकि गुरु नानक जी महाराज का यही था कि सब तेरा है, तू ले जा, ये दृष्टि है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले चरण में आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं। किसी के कोई रोग की रिपोर्ट आ गई, वह व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ना तो मैंने उसको रोग दिया है और न रोग की उस रिपोर्ट आने में मेरी कोई भूमिका है। इसलिए वो लोक कल्याण का विषय है, हमसे अलग हट करके किसी दूसरे का विषय है। यहां पर आज हम लोग जो अभी चिंतन कर रहे हैं, जिसके 3 चरण हैं, आत्म कल्याण, आत्मचिंतन के विषय पर, हम अपना कल्याण कैसे करें, हम अपने जीवन शैली पर जिस तरीके से एक नशे में जीते आए हैं उससे अपने आप को अलग कैसे करें, अपने जीने के तरीके पर पुनर्विचार कैसे करें, इस विषय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इससे संबंधित कोई उदाहरण, कोई परेशानी, कोई विषय किसी के सामने हो तो वो डिस्कशन करिए, उससे मैं चीजों को विस्तार से समझा। गुरु जी, मेरा एक विचार है, धीरू बोल रहे हैं। ये जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल देखना हमारी आदत है और उसमें हम जो भी चीज देख रहे हैं अपनी पसंद की, उससे हमारा संस्कार पोषित हो रहा है। तो अगर हम मोबाइल ना देखें, इसका आत्मचिंतन से क्या मतलब है? आप लोग बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी। आपके आत्मचिंतन से मोबाइल की सूचना प्राप्त होने का क्या मतलब है? अखबार की सूचना है, टीवी की सूचना है, ये सब मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब लोक का विषय है, संसार और समाज का विषय है। संसार और समाज में भांति भांति के लोग, वो कोई सूचना आपको भेज रहे हैं और आप उससे आंदोलित हो जा रहे हैं, प्रभावित हो जा रहे हैं। विषय यहाँ ये है ही नहीं। विषय ये है कि हम अपने अंदर क्या देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, हम अपने अंदर क्या देख रहे हैं, उसमें क्या समस्या आ रही है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। क्या तो आज तक अपने अंदर झांक के देखे ही, विचार ही नहीं किया। जी, सही बात यही है। मैं शायद इसमें विचार बात भी सही है कि
मैं शायद इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर पाऊँ गुरुजी। जैसे मैं भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसा यूट्यूब चैनल पे देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, कभी समय मिलता है तो शायद मैं मतलब मेरे को ऐसे अंदर से एक फीलिंग आया धीरेन्द्र जी क्या कहना चाह रहे हैं शायद, या फिर वो मेरी भी कुछ कई बार मन स्थिति हो जाती है, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि वो हम लोग कई बार आंदोलित हो जाते हैं उन न्यूज़ चैनलों को देख करके या समथिंग। जब आत्मचिंतन करते हैं तो एक बात तो ये लगता है कि पहली बात तो हमें वो सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो मतलब हम लोग अगर आत्मचिंतन पे बात करें तो अपने वो ज़बरदस्ती सुना जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बात तो ये समझ में आती है, कोई लॉजिक ही नहीं था। अब आप उससे प्रभावित होकर के या तो आप गुस्सा हो गए हैं या फिर आप क्षुब्ध हो गए हैं, आप मतलब चित्त में एक अजीब-सी एक वो अस्थिरता सी आ गई है कि वो आत्मचिंतन में जो समझ में आता है वो यही आता है कि कहीं न कहीं हम लोग अपने विचार में एक गुस्सा आ जाता है, और वो जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में रिफ्लेक्ट होगा या आपके डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। वो मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब उसका दोष भी यही है कि हाँ, देखा ही क्यों था? कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ नहीं है कि उससे कुछ काम हो रहा था। लेकिन वो शायद वो मोबाइल हाथ में लेकर के वो आदत पड़ गई है शायद, मुझे नहीं पता धीरेन्द्र जी क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आप ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मेरा विषय तो ये है कि मुझे वो आभास ही नहीं होता है कि मुझे कौन से विचार आ रहे हैं। तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन से विचार आ रहे हैं, तब तक मैं उन विचारों को एक थोड़ा-सा अलग हट करके देख नहीं पाता हूँ, और देख नहीं पाता हूँ तो उनको कैटेगराइज़ नहीं कर पाता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं। आप तो सभी लोग क्षमा करिएगा, सभी लोग कंफ्यूज हैं। जी। आप सभी लोग मेरे वक्तव्य के विषय को गहराई से नहीं समझ पाए। आप सीधा-सीधा अपने आप को 3 हिस्से में बाँट लीजिए। एक हिस्सा वो है जो आपके परिवार का जुड़ा हुआ है, जिसमें दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार सारे लोग आते हैं, जो आपसे सूचनाएं लेते हैं और आपको सूचनाएं देते हैं। दूसरा हिस्सा वो है जो समाज से जुड़ा हुआ है, जिस वातावरण, जिस देश काल परिस्थिति में आप काम करते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, वहाँ के धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वैचारिक व्यवस्थाओं का एक तीसरा समाज। यहाँ पर इन दोनों समाज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं। आपके अपने आत्म कल्याण के लिए आप अपने विषय में क्या आत्मचिंतन कर रहे हैं? किसी अखबार, किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन, किसी व्हाट्सएप, किसी फेसबुक, किसी नॉवेल, किसी पुस्तक, किसी किताब, किसी टीचर, किसी आचार्य, किसी मास्टर, माता पिता, किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बस सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं। आप अपने आप को कितना देख पा रहे हैं? आप दुनिया को तो बहुत कुछ देख रहे हैं, आंखें लगी हैं, देख रहे हैं, कान लगे हैं, सुन रहे हैं, दिमाग है, सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कितना देख पाए अभी तक? 40 साल, 50 साल, 25 साल, 30 साल की आयु में मैं बराबर उस विषय पर वार्ता कर रहा हूं। आपका अपने विषय में क्या चिंतन है? आत्मचिंतन क्या है? आप हमसे समाज की बात मत करिए, परिवार की बात, आप अपनी बात करिए। आप बताइए। आप सही कह रहे हैं, वो खुद को देखने की दृष्टि नहीं विकसित हुई है। तो वही तो प्रथम चरण, संस्कार चिकित्सा का वही तो प्रथम चरण है। जब तक हम अपने को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी ही मनोवृत्ति, अपनी ही प्रवृत्ति, अपनी ही चित्त, अपने ही संस्कार, अपनी ही बुद्धि, अपनी ही क्रियाशैली, अपनी ही कार्यशैली, अपनी ही जीवन शैली, अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण को जब हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आज तक पिछले 25, 30, 40 साल से जो हम जीते आए हैं, उसमें हमको दुनिया को देखकर निर्णय लेने की आदत डलवाई गई। अपने को देखकर कभी भी निर्णय लेने की आदत नहीं डली। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में जितने लोगों ने इस तरह की आदत डलवाई, सब आपसे अपना काम सिद्ध करना चाहते। माता पिता है, उनकी अपनी अपेक्षा है, पत्नी है, उनकी अपेक्षा अलग है, मित्र है, उनकी अपेक्षा अलग है, मास्टर है, उनकी अपेक्षा अलग है, धर्मगुरु है, उनकी अपेक्षा अलग है, आचार्य है, उनकी अपेक्षा अलग है, बॉस है, उनकी अपेक्षा अलग है।
उन सब की आपसे अपेक्षा है। इसलिए उन्होंने आपकी दृष्टि ही इस तरह से विकसित कर दी कि आप उनको देख करके निर्णय लें। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आप अपने संस्कार की चिकित्सा कर रहे हैं, किसी और की नहीं कर रहे हैं। तो अपने संस्कार की चिकित्सा के लिए आप अपने आप को कितना देख रहे हैं, और अभी मेरे 18-19 क्लासेस में आप लोग अपने आप को कितना देख पाए हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। आप इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, जो भी साथी करना चाहे। जी, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। जी, मुझे बताइए। लगता है कि हम लोग स्वयं के लिए तो कुछ करते ही नहीं, मुझे ऐसा विचार आ रहा है मुझे तो। सब दुनिया में और सब उनके प्रभाव में रहकर ही निर्णय लेते तो हैं जब सब। आप दुनिया के प्रपंच में फंसे हुए हैं राकेश जी, तो फिर आत्म कल्याण का विषय क्यों उठा रहे? फिर राम की तरह लोक कल्याण में राक्षसों को मारते रहिए और बाद में अवसादग्रस्त होकर सरजू में आत्महत्या कर लीजिए। फिर आप राजा जनक की तरह समाधिस्थ मौत क्यों चाहते है? नहीं। जी, मेरे तो विचार से मैंने शायद जी बोलिए बोलिए। जी, मैंने एक बार किया था 2 साल पहले, एक योग शिविर अटेंड किया था, जिसके लिए मेरे ऑफिस में और परिवार वालों सबने मना किया था, पर मैं अडिग रहा और मैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़ा। तो मैं शायद, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो आपका आशय ये है कि हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, जिसमें कि चाहे समाज और ऑफिस वगैरह लोग आपके अगेंस्ट हो, फिर भी आप उसको कर रहे हैं, या जो हम ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। यति फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो भाई। जी, हम किसी के विरोध या किसी के समर्थन या किसी के सहयोग या किसी के विपरीत जाने की बात ही नहीं। आप घर से बाहर नंगे पैर चले हैं कभी? जी, चले हैं। तो आपको पत्थर भी लगा होगा, कांटा भी लगा होगा, कांच भी लगा होगा, ये पीड़ा हुई होगी कि नहीं हुई? जी, तो आप क्या करते हैं? अपने लिए अपने आप को सुरक्षित करने का प्रथम उद्देश्य मानकर चलते हैं कि नहीं चलते? जी। इसमें दो राय है, क्योंकि बहुत बार मैंने खुद नोटिस किया है कि जब बात परिवार की आती है या किसी सगे संबंधी की आती है, तो मैं खुद को सेकंड लेवल पर रखता हूँ और परिवार को आगे रख लेता क्यों? हूँ। क्यों? वो समझ नहीं पाया जी, क्यों? कहीं जिम्मेदारी का भाव लगता है कि मेरे पर ना, जिम्मेदारी है, या ऐसा जिम्मेदारी कुछ का है? भाव नहीं है। आपके मस्तिष्क को उसी तरह से प्रशिक्षित किया गया है बचपन से। आपके माता पिता, परिवार, लोगों ने, टीचर ने सबको बताया कि ये माँ है, इनका सम्मान करो, ये पिता है, इनका सम्मान करो, ये भाई हैं, इनको प्यार करो, ये बहन है, इनका सम्मान करो, ये आचार्य जी हैं, इनका पैर छुओ, ये पंडित जी हैं, इनको ये करो, उनको वो करो, उनको वो करो। आज तक कभी किसी एक भी व्यक्ति ने बताया कि आप कुछ मत करो, पहले अपने बारे में सोचो, आत्मचिंतन करो? नहीं जी। और तो कायदे वो में साधक को मस्तिष्क ही आपका उस तरीके से ट्रेंड किया गया है ना। इसीलिए आज जब आप आत्म कल्याण, आत्मचिंतन के विषय में सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस तरह से प्रशिक्षित ही नहीं है। इसलिए आप घूम फिर करके दुनिया को सोचना शुरू कर दें। जी, कायदे में साधक को स्वार्थी होना चाहिए आत्मचिंतन के लिए, ना, लेकिन वो स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी नहीं है ना, स्वार्थी नहीं। ये जी, साधक की सहज अवस्था। हम साधना की असहज अवस्था में जीते हैं। हम कर्तव्य की बात निरंतर करते चलते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब अपने अधिकार की बात कर रहे हैं आपसे, इसलिए आप सबके प्रति अपने कर्तव्य की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के प्रति कर्तव्य तो तब पूरा करेंगे ना, जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। जी, आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना, ईश्वर ने ये जो शरीर आपको दिया, इसके अंदर जो भी मशीन लगाई है, कर्मेंद्री लगाया, ज्ञानेंद्री लगाया, बुद्धि लगाया, चित्त लगाया, ये सब लगाया, इसकी सर्विसिंग, इसकी ओवरहॉलिंग, इसकी मेंटेनेंस, इस विषय में आपको क्या प्रशिक्षण मिला आज तक? कुछ नहीं। जी, इस बारे में तो कुछ नहीं मिला जी, जहाँ तक मेरा विचार है। तो जब कुछ नहीं मिला, तो फिर आप लोक कल्याण कर सकते हैं, परिवार कल्याण कर सकते हैं, समाज कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको प्रशिक्षित किया गया। आप आत्म कल्याण की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ये एक जिज्ञासा समझो या एक प्यास समझो कि
कुछ खुद को प्रोग्रेस करने की, आत्म कल्याण की एक इच्छा, बिल्कुल तीव्र सही इच्छा है। ये मन ना तीव्र इच्छा नहीं, ये मनुष्य का मूल स्वभाव है जिसको कि लोगों ने दबा दिया। राजा जनक जब अष्टावक्र से मिले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज का कल्याण कैसे होगा, धर्म का उत्थान कैसे होगा, मोदी जी की सरकार कैसे बनेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, ना। उन्होंने नितांत व्यक्तिगत आत्म कल्याण की बात की। क्या ज्ञान क्या है और मुक्ति कैसे प्राप्त, और यही दोनों चीजों पर हम लोग चूक रहे हैं, इसीलिए सारे तनाव। क्योंकि ना तो हम जानते हैं कि ज्ञान क्या है कुछ अक्षरों को समझ लेना या लोक व्यवहार में समाज को चलाने के लिए जो ढर्रा समाज के कुछ माफियाओं ने बना दिया है, उसमें अपने आप को प्रशिक्षित कर लेना या उसमें कुछ बुद्धि विलास, बुद्धि कौशल कर लेना एक अलग विषय। लेकिन ज्ञान का ये इस्तेमाल नहीं, ज्ञान का इस्तेमाल इस धरती पर, इस संसार में बस सिर्फ एक ही है। वो क्या है कि हम अपने संस्कारों के प्रभाव से मुक्त कैसे, बस। तो वह हम अपने संस्कारों के प्रभाव से मुक्त कैसे हों, इसके लिए कौन चिंतन करेगा? हम करें। और जब हम उस पर चिंतन करेंगे तो वहां पर ना मेरा कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना गुरु है, ना आचार्य, ना अड़ोसी है, ना पड़ोसी है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं, क्योंकि वो विषय ही एकदम अलग। और हम लोगों को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है हमेशा से कि हम लोग अपने कल्याण की बात छोड़ करके बाकी सबके कल्याण की बात हमेशा से करते चले आए और करते रहे। इसीलिए मस्तिष्क उसी तरीके से बचपन से ट्रेंड किया गया। इसी वजह से हम लोग अपनी स्वाभाविक अवस्था, जिसे आप कह रहे हैं स्वार्थी होना चाहिए साधक को, ना, साधक को स्वार्थी होने का मतलब ही नहीं है। साधक को अपनी स्वाभाविक अवस्था में आना चाहिए, जिसे संसार स्वार्थी कह सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी स्वाभाविक अवस्था में आएंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, तो वो आपको नाम दे देंगे, आप स्वार्थी हैं, बेईमान हैं। ठीक है, आप दे दीजिए, आपका काम है। लेकिन जब तक हम आपका काम कर रहे थे तब तक बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन हम अपना तो नहीं कर पा रहे थे ना। हम पड़ोसी के घर में जाकर उसका पूरा घर का काम कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने घर का काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम अपने घर का काम करने लगे तो वो पड़ोसी चिल्लाने लगा कि कल तक तो तुम मेरे यहाँ आके मेरा सब काम करते थे, अब तुम स्वार्थी हो, मक्कार हो, धूर्त हो, अब तुम मेरे यहाँ मेरा काम करने नहीं आते। तो वो उसका अधिकार है, क्योंकि अभी तक आप गलत मार्ग पर चल के उसका काम कर रहे थे, इसलिए इतना आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन आप उसके यहाँ का काम करते रहिए पूरी जिंदगी और मर जाइए और अपने घर का काम ना करिए, यह है मूर्खता। ये स्वार्थ नहीं, मूर्खता है। और अभी तक हम लोग अपनी जिंदगी की आधे से ज्यादा जिंदगी जीने के बाद भी इसी मूर्खता में फंसे हुए, इसी मूर्खता से मुक्त होना। विषय समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछते चलिए। जी, मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं। और शायद ये है कि भाई शुरुआत से क्योंकि हमें प्रशिक्षण दूसरे का काम करने का ले दिया गया है, इसलिए हम वही कर रहे हैं एक नशे की स्थिति में। लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कि हमें खुद का काम कैसे करना है, जैसे आत्मचिंतन या आत्म प्रशिक्षण है, वो कैसे करना है। शायद वहां भी चूक हो रही है। जी बिल्कुल हो रही, इसीलिए मैंने सहज रूप से कहा था ना कि एक डायरी बना लीजिए, उसमें 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में हमने आज क्या काम किए दिन भर में, वो लिख लीजिए। दूसरे कॉलम में यह जो काम हमने किए ये अपनी इच्छा के अनुरूप किए या अपनी स्वाभाविक इच्छा के विपरीत किए। और तीसरा कॉलम में
अगर हमने अपनी स्वाभाविक इच्छा के विपरीत किए तो किसके प्रभाव, किसके दबाव में किए? माता पिता, गुरु, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, समाज, किसके दबाव में? जब आप ये लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 100 में से 90 काम आप किसी दूसरे के दबाव में करते हैं। तो जब आप 100 में से 90 काम किसी दूसरे के दबाव में कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपका आत्म कल्याण कैसे होगा, ये बताइए? आप तो दूसरे के भावनात्मक बंधुआ मजदूर हैं, आप दूसरे के बौद्धिक बंधुआ मजदूर हैं। और बंधुआ मजदूर जो होता है उसका कभी भी आत्म कल्याण नहीं होता, वो बस सिर्फ आता है, भावनात्मक पोषण के लिए मजदूरी करता है और चला जाता है। और दूसरा व्यक्ति आपके भावनात्मक पोषण का प्रलोभन देकर आपका भावनात्मक शोषण करता है। तो ये तो शोषण और पोषण का खेल है। जिस संसार में आप जी रहे हो यहाँ क्या है, भावनात्मक शोषण या भावनात्मक पोषण का खेल है। और भावनात्मक शोषण या पोषण का आपके आत्म कल्याण से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। जिस काम के लिए आप इस धरती पर आए कि मैं आत्म कल्याण करूंगा, आत्म शोधन करूंगा, आत्म उत्थान करूंगा, अपने अंदर संस्कार की विकृति को खत्म करूंगा, चित्त को निर्मल करूंगा, वो काम तो आज तक किया नहीं आपने। अभी तक तो बीवी बच्चे पाल रहे हैं, माता पिता पाल रहे हैं, घर परिवार पड़ोसी देख रहे हैं, व्यापार धंधा देख रहे हैं, नातेदार रिश्तेदार देख रहे हैं। अपने लिए क्या? जिस काम को करने इस धरती पर आप आए थे वो काम आपने क्या किया उस क्षेत्र में? और अगर कुछ नहीं किया तो जिसने आपको इस धरती पर भेजा था आत्म कल्याण के लिए वो क्यों नहीं आपसे नाराज हो? क्योंकि इस धरती पर भेजने का उसका प्रयोजन तो विफल हो गया। फिर आप कहते हैं कि मुझे तनाव रहता है, परेशानी रहती है, ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर रहता है, 50 तरह की आप बातें बताते हैं। क्यों नहीं रहेगा? जिस काम के लिए आप धरती पर भेजे गए वो काम आप कर ही नहीं रहे हैं तो वो तो जीवनी ऊर्जा को धीरे धीरे सिकोड़ के छोटा कर देगा ना। और जब जीवनी ऊर्जा सिकोड़ कर छोटी हो जाएगी तो जीवनी शक्ति से कितने दिन स्वस्थ जिंदा रहेंगे भाई आप? जिनकी जीवनी ऊर्जा ने विस्तार लिया, चैतन्य महाप्रभु हुए, मीराबाई हुए, सूरदास हुए, कबीर दास हुए, रैदास हुए, ये तो कोई ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाते थे। इनका तो पैंक्रियास, किडनी सब सही काम करता था, इनको तो कोई हाई बीपी की दिक्कत नहीं थी। और उन्हीं की जगह, आत्म कल्याण की जगह लोक कल्याण का काम कौन कर रहा है? राम। आत्म कल्याण का नहीं, लोक कल्याण। और उसका परिणाम क्या हुआ? अवसाद, डिप्रेशन में चले गए और अंततः सरजू में जल समाधि ले ली। तो आप जब जल समाधि लेने के मार्ग पर ही आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो अंततः आपको या तो जल समाधि लेनी है या फांसी लगा लेनी है। और नहीं तो डॉक्टर की राह में स्वाभाविक रूप से कह दिया जाएगा हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक भी क्या है? आपकी आत्महत्या की एक प्रकार है। जिस आत्महत्या को आप आमंत्रित कर रहे हैं, आप सहज कहां हैं? और कोई भी लोक कल्याण करने वाला व्यक्ति इस संसार को संतुष्ट नहीं कर पाया। एक भी उदाहरण आप दे दीजिए जो उसने इस संसार को संतुष्ट करना चाहा हो और उसने संसार को संतुष्ट कर पाया हो। क्योंकि यह संसार ही अधूरा है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये पजल है कि जिसमें लास्ट गोटी आपको मिलेगी ही नहीं, 100 नंबर आपको मिलेगा ही नहीं।
आप 99 पर पहुंच कर रुक जाओ और अपूर्ण थे अपूर्ण हो और अपूर्ण ही मर जाओगे। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों विचारकों ने कहा कि यह संसार मिथ है, असत्य नहीं, सत्य भी नहीं, ये मिथ है। आपकी मनोदशा के अनुरूप अपना रूप बदल लेता है, और मनोदशा आपके नियंत्रण का विषय नहीं है। आपकी मनोदशा कैसी हो यह समाज निर्धारित करता है। समाज के 4 लोग आपको माला पहना देते हैं, आपका नगाड़ा पीट देते हैं, आप खुश हो जाते हैं, मनोदशा प्रसन्न हो जाती है। समाज के 4 लोग आपके ऊपर ईंटा पत्थर फेंक देते हैं, जूता चप्पल फेंक देते हैं, गाली दे देते हैं, आपकी मनोदशा निर्बल हो जाती है। और इन दोनों ही मार्ग से आत्मकल्याण नहीं होगा। इसलिए आत्मकल्याण का मार्ग तब है जब आप संसार को मिथ माने और जो कार्य करने इस पृथ्वी पर आए हैं वो कार्य करें। प्राथमिकता वो है। आपको ऑफिशियल टूर पर भेजा गया तो ऑफिस का जो काम करना है वो आपकी प्राथमिकता है। बचे हुए समय में और दूसरे काम कर लीजिए, करने चाहिए। मार्केटिंग भी कर लीजिए, शॉपिंग भी कर लीजिए, परिवार के लिए कुछ सामान खिलौने गुड्डे खरीद लीजिए, वो ठीक है। लेकिन ऑफिशियल विजिट से आपको जापान भेजा गया ऑफिशियल काम करने के लिए, और आपने ऑफिशियल काम ना करके बस सिर्फ मार्केटिंग करके लौट आएंगे, तो क्या होगा? जो कंपनी भेजेगी क्या खुश होगी आपसे? नाराज होगी, दंडित करेगी और दोबारा आपको अयोग्य घोषित कर देगी। यही हम लोगों के साथ पूरे जीवन हो रहा है। मतलब कि बड़ा विचार करिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम आत्मचिंतन जैसे शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं। आत्मचिंतन को हम समाज में ढूंढ रहे हैं, मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, व्हाट्सएप में ढूंढ रहे हैं, न्यूज़पेपर में ढूंढ रहे हैं। आत्मचिंतन वहां कहां है? आत्मचिंतन आपके अपने अंदर है। आप अपने आप को समझिए, जो आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए समस्या है। ठीक है, बोलिए। जी, जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझें कि सपोज पत्नी ने कहा कि बाहर सब्जी पानी लेने चलते हैं और हमने मना कर दिया, हमारी इच्छा नहीं थी, तो हमने अपनी इच्छा की सुनी और बाहर नहीं गए। लेकिन फिर घर बैठे हैं और घर बैठ के भी टीवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उस समय हमने एक तरफ तो अपने, तो उस समय क्या करना चाहिए कि मतलब? जी भाई, पत्नी ने कहा सब्जी लाओ ना लाओ, करो ना करो, वो एक अलग विषय है। आप आत्मकल्याण आत्मचिंतन के लिए सब्जी लेते जाते समय क्या आप आत्मचिंतन नहीं करते हैं? क्या आप नैतिक व्यक्ति हैं या नहीं यतीश जी है कि नहीं? जी है। जब सब्जी लेने जाते हैं तो अनैतिक हो जाते हैं? नहीं, तो आप शायद सही कह रहे हैं कि वो मैं नहीं समझ पाया आप कि अपनी मन आत्मचिंतन स्थिति मतलब वो क्या। नहीं बना पा रहे हैं आत्मचिंतन की। बस जी जब आत्मचिंतन की मन स्थिति आप बना लेंगे तो आप खाना खाते समय भी, सोते समय भी, जागते समय भी। भाई, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन का प्रश्न ये क्या है कि योग निष्ठ महात्मा कैसे होते हैं? कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि योग निष्ठ पुरुष सामान्य व्यक्ति की तरह ही होते हैं। वह भी संसार के सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन किसी भी चीज में कहीं भी लिप्त नहीं होते। आखिरकार टीवी का रिमोट उठाने की जरूरत आपको पड़ती ही क्यों? आप अंदर से इतना खाली क्यों हैं कि बाहर की उस गंदगी को आप अपने अंदर भरना चाहते हैं? मैं तो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। हमारे यहाँ 2 न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। बच्चे पढ़ते हैं, पत्नी पढ़ती, और ना मैं टीवी देखता हूँ। आज पत्नी बता रही थी कि उत्तराखंड में कई जगह सड़कें टूट गई, तो हमें पता चला। न्यूज भी नहीं देखता हूँ। आप अपने अंदर इतना वीरान, इतना सूखापन, इतना खोखलापन
इतना खालीपन क्यों प्रकट कर रहे हैं, महसूस क्यों कर रहे हैं, अनुभूत क्यों कर रहे हैं कि उस जगह को भरने के लिए आपको अखबार की जरूरत है, व्हाट्सएप की जरूरत है, मोबाइल फोन की जरूरत है, बाहर की गंदी सूचनाओं की जरूरत है? क्यों? मैं तो अपने फेसबुक पर लेख लिख के डाल देता हूं, इसके बाद मैं कमेंट तक पढ़ने नहीं जाता हूं। कोई बहुत खास कमेंट टकरा गया नजर के सामने तो हाँ हूं जवाब दे दिया, काम खत्म। ये क्या है? आपके अंदर का सोया हुआ चित्त। क्योंकि वह सोया है इसलिए आपको अपने चित्त के अंदर खालीपन महसूस हो रहा है, नीरसता महसूस हो रही है, रस नहीं मिल रहा है, कोई आह्लाद उत्थान की इच्छा नहीं है, क्योंकि चित्त सोया हुआ है। इसलिए आप वह चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं, अच्छी गाड़ी में ढूंढ रहे हैं, अच्छे कपड़े में ढूंढ रहे हैं, टीवी के रिमोट में घूम रहे हैं, एसी में ढूंढ रहे हैं, पंखे में ढूंढ रहे हैं, कॉलर में ढूंढ रहे हैं, टाई बो में ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खोखला है। तो जो अंदर से भरा हुआ है उसको क्या फर्क पड़ता है? उसका हाथ टीवी के रिमोट की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि उसके आत्मचिंतन का स्तर इतना ऊंचा होगा। क्या घर के अंदर जो खिलौने पड़े होते हैं, यति जी आप बुरा मत मानिएगा, घर के अंदर जी खिलौने पड़े होते हैं, तो क्या खाली समय में कोई मैच्योर माइंड का आदमी बैठ कर उन खिलौनों से खेलने लगता है बच्चों के? आपने देखा? नहीं जी। क्यों नहीं खेलता है? क्योंकि उसमें उसकी रुचि। जो बच्चा खेलता है वही मैच्योर होने के बाद खेलना छोड़ देता है, क्योंकि रुचि नहीं। अब हम बौद्धिक रूप से परिपक्व हो गए, इसलिए मेरी अब इन खिलौनों में रुचि नहीं बची। तो ये सब भी जी दुनिया के खिलौने ही तो हैं, बुद्धिजीवियों के, जो तथाकथित बुद्धिजीवी। न्यूज़पेपर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सब तथाकथित बुद्धिजीवियों के खिलौने ही तो हैं, और आप खेल रहे हैं। इसका मतलब अभी आपके अंदर बौद्धिक परिपक्वता नहीं है। अगर बौद्धिक रूप से आप परिपक्व हो गए होते तो उस तरफ आपका विचार ही नहीं जाता। ये मैं सभी साथियों से कह रहा हूं। तो मतलब हम अपने आत्मचिंतन को देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम संसार के अंदर खुशी, सूचना प्राप्त करने की इच्छा, उत्साह, रंग रोगन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर आत्मविकास नहीं करते, क्योंकि हम बौद्धिक रूप से कमजोर हैं। किसी संस्था या संस्थान से जुड़कर नौकरी कर लेने से कोई बौद्धिक परिपक्व नहीं हो जाता। ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर, सांसारिक प्रक्रिया का एक अवसर है बस। आप नहीं होगे, किसी दूसरे को अवसर मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, पांचवें को मिलेगा, आपको मिल गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं सरकारी वकील जब नहीं था तो क्या संस्थाएं नहीं चल रही थी? चल रही। फिर मैं सरकारी वकील हो गया, तब भी संस्थाएं चलती रही। अब मैं फिर नहीं हूं तो क्या संस्थाएं नहीं चल रही? चल रही। तो वो मुझे एक अवसर मिला सरकारी वकील होने। इसी तरह आपको भी एक अवसर मिला है, लेकिन उस अवसर के मिल जाने से आप बौद्धिक परिपक्व हो गए, ये भ्रम। अभी भी आप बौद्धिक रूप से उतने ही कमजोर हैं जितने कि उस अवसर के मिलने के पहले कमजोर। संसार में संसार का सुख या दुख, संसार की कोई भी सूचना अगर आपको प्रभावित करती है तो इसका मतलब अभी आपके विचारों में स्थिरता नहीं है, अभी आप बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं। भगवान श्री राम को जब
चित्रकूट में भरत ने आकर बताया कि पिताजी का देहांत हो, तो इसके बाद उन्होंने पिंडदान भी नहीं किया, सीता ने किया। उन्होंने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई कि चलो जंगल में रहने का वचन है ना, अयोध्या के बगल में भी तो तमाम जंगल ही जंगल हैं, कहीं भी 10-20-50 किलोमीटर पे जाकर रह लेंगे। क्यों? क्योंकि वह अंदर से मैच्योर थे। इसीलिए राजमहल, राजकुमार, युवराज का वस्त्र उतारकर वनवास का वस्त्र धारण करने में उन्हें कोई क्षोभ या कोई दुख नहीं हुआ, रोए नहीं कि मैं युवराज घोषित होने जा रहा था, अचानक मुझे जंगल जाना पड़ा, मैं रो रहा हूं। लेकिन हमारा आपका तो मोबाइल फोन खो जाए तो हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं 1-1.5 घंटे के। गाड़ी लड़ जाए, पत्नी बीमार हो जाए, बच्चे कुछ परेशान हो जाए, तो हमारी पूरी सारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये क्या है? ये बताता है कि हम अपने आप को ईश्वर से अधिक समझदार समझने लगे। ईश्वर की व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, ऐसा आपको भ्रम हो रहा है, तभी तो आप परेशान हो। वरना तो यह दुनिया ईश्वर की व्यवस्था से चल रही है, चलती रहेगी आगे भी, तो सब परेशान होने की क्या आवश्यकता। चलिए, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। संदीप बात कर रहा है गुरु जी, हमें भ्रम है गुरु जी इस चीज का, ईश्वर की व्यवस्था से मतलब बेहतर दे सकते हैं, हमें समझ नहीं है गुरु जी, बाकी इस चीज का वो नहीं है। अरे तो अब बता तो दिया, अब सोचिए, उस पर विचार करिए। मेरा काम क्या है? मेरा काम है उंगली दिखाकर ये बता देना कि देखो भाई लखनऊ इस तरफ है, भ्रमित मत। लेकिन उस तरफ जाने का कार्य, यात्रा का कार्य तो आप करेंगे, फिर कोई अवरोध परेशानी आएगी तो फिर परामर्श करेंगे जी। लेकिन हम तो बता रहे हैं कि इस तरफ जाना है, और फिर भी आप उस तरफ ना जाकर के दूसरे सड़कों पे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मजा नहीं आ रहा, आत्मचिंतन नहीं हो पा रहा, तो इसमें दोष किसका है? जी सही बात बता रहे हैं गुरुजी। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम अंदर झांकने लगते हैं ना तो बाहर की कोई चीज फिर अच्छी नहीं लगती। अब मैं 10 साल से मैं टीवी नहीं देख रही हूँ बिल्कुल भी, और फोन भी मेरे पास नहीं था। वो तो एक दिन मैं पति के फोन पे राजीव भाई को सुनती थी, आपकी वीडियो सामने आई तो मेरे को जरूरत पड़ी, नहीं तो ये इतनी चीजें बेकार लगती है बिल्कुल ही। चलिए, तो ये विषय मेरा आप लोगों के सामने है, इस विषय पर विचार करिए। आप लोग प्रश्न नहीं करते, मुझे बड़ी इस बात से क्षोभ रहता है। यति पूछ लेते हैं, बंसल जी पूछ लेते हैं, एक आध कोई और पूछ लेते हैं, आप लोगों के प्रश्न नहीं आते हैं। इतने गंभीर विषय पर बात हो रही है, किसी का कोई प्रश्न, कोई चिंतन हो ही नहीं। गुरु जी धीरू बोल रहे हैं। गुरु जी स्टार्टिंग कैसे करें, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, कैसे शुरुआत क्या करें? कंफ्यूजन क्या हो रहा है बताइए ना, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। गुरु जी अपने अंदर देखना है, लेकिन अपने अंदर देखें क्या कि हमको किसी ने कोई सूचना दी तो उससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आया? चलिए, सबसे पहले ये देखिए कि आप बाहर से किन किन सूचनाओं के स्रोत से जुड़े हुए हैं। जी। उन सूचनाओं के स्रोतों की आपको जरूरत है वास्तव में? लोक व्यवहार के लिए तो जरूरत है। क्या उत्तराखंड में सड़क बह गई, इस बात से आपका क्या लोक व्यवहार प्रभावित हो रहा है? अखबार में पढ़ा कि करंट लगने से भैंस 2 ठो मर गई, उससे आपका क्या लोक व्यवहार प्रभावित हो रहा है बताइए? अपने 2-4 लिए हम उदाहरण बात कर रहे हैं गुरु जी। आप अपना जैसे बता दीजिए। जैसे गुरु जी हम बैठे हैं और कोई फोन आया कि भैया ये यहाँ पे ये दिक्कत है और ऐसा ऐसा करना है, कह रहे कि नहीं। भैया दादा नहीं, आप बैठे हैं, किसका फोन आया? कोई साथी का ही फोन आया, मित्र का? जी जी, कि भैया ये तकलीफ है और ये तकलीफ है। और क्या तकलीफ है, तकलीफ बताइए। अरे जैसे गुरु जी सवेरे की हम बात लें
कि हम जब घर में बैठे हुए थे और फोन आया कि भैया ये जो है ये काम था और ये काम मेरा अटक फिर गया। आप सर्वनाम में बात कर रहे हैं, आप सर्वनाम में बात मत करिए, स्पेसिफिक उत्तर चाहिए तो स्पेसिफिक प्रश्न करिए। जी गुरु क्या जी। दिक्कत है, दिक्कत बताइए, ये दिक्कत बताया और ये समाधान मैंने आप बता दिया, बताइए। गुरु जी जैसे कि उसने बताया कि हमको ये जैसे कपड़े का काम है हमारा, तो उसने कपड़े में बोला कि भैया कपड़े में हमको ये दिक्कत आ रही है, आप आकर के देख लो जरा। तो हम वहां पर ये तो आपका व्यवसाय है। जी जी इसमें गुरु जी। लोक कल्याण या आत्म कल्याण का क्या विषय है? उसने बुलाया और गुरु जी हम चले गए। वो तो ये आपका चीज थी। व्यवसाय, करेंगे नहीं तो रोटी कैसे खाएंगे? भाई मेरे अगर कोर्ट में मुकदमा लगा है और मैं चला जाऊं तो मेरा व्यवसाय है। कोर्ट नहीं जाऊंगा, मुकदमे नहीं लड़ूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? उस बात का आत्म कल्याण से क्या लेना देना? कुछ नहीं। तो फिर व्यर्थ की चीजों में आप आत्म कल्याण को जोड़ रहे हैं ना। वही इसीलिए पूछ रहे हैं गुरु जी कि कैसे हम इसको कैसे देखें अपने मैंने बताया ना कि मैंने बताया, इसीलिए मैंने बताया, पहला अभ्यास बताया था। आपने क्या A4 साइज पर दिन भर के 10 काम लिखे जो आपने किए? जी गुरु जी लिखे हैं। लिखे, वो कागज है आपके सामने? जी निकालना पड़ेगा। हाँ निकाल लीजिए और निकाल के फिर बात करें। जी निकालिए। चलिए, जब तक कागज ढूंढ रहे हैं, कोई और साथी कोई बात कहना चाहता है? एक मिनट गुरुजी, अब जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मेरी बेटे के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो गई, मुझे गुस्सा आ गया, तो अब इसका उधर क्लास स्टार्ट हो गई, तो इसका आत्मचिंतन मैं कह रहा हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आया? पहली बात तो यह है कि बच्चा क्या आयु है बच्चे की? जी 25 साल है। 24-25 साल का बच्चा है। आपको उसके कार्य से कोई प्रतिष्ठा में क्षति हो रही थी? नहीं, जैसे वो वॉशिंग मशीन खराब थी तो इधर क्लास स्टार्ट हो रही, मैंने उसको बोला कि वो मैकेनिक से अटेंड कर ले, तो वो पूरी तरह उसको मतलब समझ नहीं पाया, वो चला गया। तो मैंने कहा कि इतना खर्चा बता गया तो कम से कम पूछना था कि भाई वो रिपेयर कर रहा है या नया पार्ट लगा रहा है। बस इसमें थोड़ी सी कहासुनी हो गई। ये सब लोक व्यवहार का विषय है। इसको कैसे टैकल करना है ये आपको, कारण उसका क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है आपकी बात से कि आज इस एज तक आप घर की हर चीज में निर्णय लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। तो जो गुस्सा आ गया तो नहीं तो गुस्सा तो आएगा ही, जब आप हर चीज में निर्णय लेंगे इस एज तक तो गुस्सा आएगा। भाई घर है, वॉशिंग मशीन है, बच्चा है, बड़ा है, सयाना है, पत्नी है, सब। आपका काम थोड़ी वॉशिंग मशीन बनाना देखना। भाई बच्चा भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो देखे समझेगा ना। बहुत ज्यादा क्या करेगा, एक 200-400-500 रुपए एक बार दो बार खर्च कर देगा। फिर लेकिन वो 200-400-500 रुपए खर्च ना कर दे ज्यादा, इसलिए आप अगले 10 साल तक वॉशिंग मशीन सही कराते रहेंगे तो आप इसी तरह तनाव में बने रहेंगे। पुनीत जी, कोर्ट जब बंद होती है तो आपको ये ताज्जुब होगा कि 20-20 दिन हो जाते हैं मैं इस सोफे और इस तखत से बाहर नहीं निकलता। बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटा बीटेक कर चुका है, लड़की लॉ कर रही है। जिसको जो करना है करो। कोई भी ऐसी चीज जो मुझे प्रतिष्ठा में मेरी क्षति करती है, मुझे कोई भी ऐसी चीज जो कहीं पर आप ऐसा कोई काम करके आए कि कोर्ट कचहरी पुलिस का लफड़ा हो जाए, ऐसी चीजों पर मैं विरोध करता, क्योंकि मैं शांति पसंद व्यक्ति। बाकी और चीजों में इंटरफियर करने की जरूरत क्या है? मेरे बेटे ने स्कूटी लड़ा दी, स्कूटी लड़ गई। आप ताज्जुब मानेंगे, 1.5 महीने तक जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गया, स्कूटी बनवा के नहीं लाया।
मैं नहीं गया बनवाने। हमने कहा तुमने लड़ाई है, ये खड़ी है, कबाड़ में बेच दो, चाहे जो करो, दूसरी नहीं खरीदूंगा और ना बनवाने जाऊंगा। 1.5 महीने बाद जब उसकी चोट वोट ठीक हो गई, चलने फिरने लायक हुआ, तब उसने मिस्त्री ढूंढा और जाके बनवा के लाया। 10-12 हजार जो लगे वो मैंने पेमेंट दे दिया, बात खत्म हो। अब जब हम ही आगे कूद कूद के सब काम करते रहेंगे तो बच्चे तो फिर चले ही जाएंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि ऑल्टरनेट पिताजी मौजूद है, करते रहेंगे। कि ऐसी अवस्था में तो फिर ऐसा लगता है कि आप अकेले कहीं रह जाओ, छोड़ दो सब कुछ, ऐसी अवस्था ना फील ना, होने लगती है। रहना इन्हीं लोगों के साथ। लेकिन हम लोगों की जो अवस्था है उसमें हम लोगों की भूमिका छाता की हो गई है। जैसे आपके घर में अम्ब्रेला है कि जब बाहर बरसात हो रही है, धूप हो रही है, तब हम अपने अस्तित्व को फैलाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर बाहर कोई धूप नहीं है, कोई बरसात नहीं है, तो हम अपने अस्तित्व को सिकोड़कर एक कोने में पड़े रहेंगे। ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, ना आप हमें डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि अगले 20 साल तक अगर आपका जीवन है और अगले 20 साल तक आप बच्चे को अगर प्रशिक्षित नहीं करने होने देंगे, तो फिर तो 45 साल की उम्र में उस बच्चे का तो आपने जीवन बर्बाद कर दिया। हमारे पिताजी ने जिस दिन मैं बीकॉम करके आया था, उसी दिन उन्होंने साफ साफ एक लाइन की बात कह दी थी कि अब तुम वयस्क हो गए हो, स्नातक हो गए हो, आज के बाद से तुम्हारा खर्चा मैं नहीं दूंगा, कमाओ और खर्च। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 1 रुपया मैंने अपने पिता से कभी नहीं लिया। अपनी जैसी भी बुद्धि चलती थी करा, 10 काम किए छोड़े, अपना कमाया, अपना जीवन निर्वाह करना, आत्मनिर्भर है ना। 1992 में, आज से 30 साल पहले, मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपये महीना थी, जो कि आज के 3-4 लाख रुपए के बराबर। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने कह दिया था स्नातक के बाद 1 रुपया नहीं। हमें वहां घुसने की जरूरत ही क्या है जब बच्चा वयस्क हो गया। व्यापार धंधे का हुनर बच्चे को सिखाने तक मेरी जिम्मेदारी है बस। इसके बाद वह अगली पीढ़ी है, योग्य होगा चला लेगा, नहीं होगा डुबो देगा। आप उसमें क्या कर लो? आप तनाव में आकर हार्ट के और पेशेंट हो जाओगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाओगे। जो 20 साल जीते हो 15 साल में मर जाओगे। इसलिए इस मार्ग में दूसरों को आगे बढ़े, अनावश्यक हर जगह मुखिया मत बने। 2-4 बार नुकसान होगा, फायदा होगा, उसे एहसास होगा, पीड़ा होगी उसे, फिर इसका गंभीर हो जाएगा। साइकिल चलाने में आदमी 2-4-6 बार गिरता है ना। अब पिताजी बराबर पीछे से अगर उसकी सीट पकड़ के साइकिल चलवाते रहेंगे तो वो कभी चलाना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है पिताजी पीछे से पकड़े हुए। छोड़ दीजिए, चलाए, गिरे पड़े, 2-4 बार चोट फोट लग गई, ठीक है, लेकिन चलाना तो सीख गया ना। इसी तरह जीवन को चलाने दीजिए उसे। आप अपने कपड़े धो लीजिए, बाकी धुले हो चाहे ऐसी तैसी करा जाए, वॉशिंग मशीन चले या ना चले, हम नहीं सुधराएंगे। लड़का बड़ा है, लड़का जाने, सुधराना है लड़का सुधारे, पत्नी उससे कहें हमसे मतलब नहीं है। पैसे जो देने होंगे वो मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी वो कमा नहीं रहा है, या कमा रहा है तो पैसे वो दे। कोई जीवन भर का ठेका थोड़ी ले रखा किसी। इतना निर्णय लेना पड़ा। चलिए धीरू जी आप बताइए, कागज मिला आपका, नहीं मिला? जी गुरुजी। बताइए पहला नंबर पे क्या लिखा? जी गुरुजी, पहले सुबह जब उठे तो आज देर से उठे, जिसकी वजह से अरे साधना आज आज की नहीं बात, कर पाए। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए कल की बात है गुरुजी। कल सवेरे 5 बजे उठे थे। आपने अपने कार्यों के आत्मचिंतन के क्या बिंदु बनाए, ये बताइए फटाफट। जैसे गुरुजी सवेरे उठे और उठ करके फिर पेड़ में पानी डाला,
फिर बच्चे को स्कूल छोड़ के आए। अरे आप तो अजीब सी बात कर रहे हैं। पेड़ में पानी डाला, फिर कहिए अभी हमने पहले उठे, फिर आंख मली, फिर कपड़ा उठाया, फिर लोटा लिया। अरे ये बात नहीं कह रहा हूं ना। जी। आपने लोक व्यवहार और आत्मचिंतन के क्षेत्र में क्या 10 निर्णय लिए, ये बताइए। या कोई निर्णय नहीं लिया एक भी आज तक? नहीं गुरुजी, नहीं समझ आ रहा। तो जब कोई निर्णय ही नहीं लिया तो उस मार्ग पर आपने एक भी अभ्यास नहीं किया, तो सही गलत कैसे पता लगेगा? वही तो कोई गुरुजी दूसरा, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ कंफ्यूजन कुछ नहीं, एकदम चीजें साफ है। आप लोग चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। मैं 10 निर्णय की बात बता रहा हूं। दिन भर में 10 ऐसे निर्णय जो आपने लिए, वो 10 निर्णय की सूची बनाइए दिन भर में। पेड़ में पानी डाल देना, नहाने के बाद तौलिया से पोंछ लेना, कुर्ता हैंगर से निकाल के पहन लेना, ये निर्णय होता है? ये तो दैनिक दिनचर्या है। चलिए, और कोई साथी कुछ बताना चाहता है? जी गुरुजी, मेरे समझ में तो यहाँ तक आ रहा है गुरुजी, जैसे लोक व्यवहार और आत्मचिंतन के अकॉर्डिंग मतलब कौन कौन से लोक व्यवहार में आते हैं, कौन कौन से आत्मचिंतन में, ये नहीं समझ पा रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा कि आपने 10 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आज दिन भर में लिए, वो बताइए। कि सुबह से शाम हो गई, कोई निर्णय ही नहीं लिया। जी गुरुजी, जैसे अभी धीरू जी ने बताया, जिस हिसाब से स्टार्ट किया ये चीजें उठे, तो उस हिसाब से कुछ उसी डायरेक्शन में हम सोच रहे थे गुरुजी। तो ये नहीं पता। छोड़िए। और कोई साथी कुछ बता पाएगा? कोई 10 निर्णय ऐसे जो आज सुबह से शाम तक में उसने लिए हों, जो उसके जीवन को किसी भी तरह से प्रभावित करते हैं? गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। बोलिए सुशील। मैंने आज तो नहीं लिए ये निर्णय, मतलब किसी संस्कार चिकित्सा के तहत अपने पिछली क्लास में बताया था बहुत पहले। तो एक ये निर्णय लिया था कि मैं जो प्रकृति के समीप जाने का जो एक आलस्य था, तो उसको छोड़ करके भी रोज मतलब उठकर जाना है, चाहे कुछ हो या ना हो। एक तो ये किया। दूसरी चीज, जो जीव जंतु साथ में रहते करते हैं कि इनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा बने, तो वो एक थोड़ा सा डिसीजन लिया कि इनके साथ भी कुछ संपर्क में रहना चाहिए, करना चाहिए। ये 2 चीजें की है गुरु जी ऐसा। और इसमें विचारों का जो मंथन है वो एक सूचना पे पहुंचता है एक समय के अंतराल में। अब सोच लीजिए आप लोगों के विश्लेषण की स्थिति क्या है पिछले 15 दिन में। 15 दिन हो गए इस विचार को दिए जी। 15 दिन में आप लोगों के पास, मैंने कहा था रोज 10 निर्णय जो आप लें उनको कागज पे लिख लीजिए। आप 15 दिन के 10 निर्णय नहीं गिना पा रहे। ये क्या क्या बहुत कठिन है क्या? क्यों नहीं गिना पा रहे? वही है, कंफ्यूजन शुरू से ही है कि शुरू में कैसे स्टार्ट करें। यही अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो हो सकता है आगे फिर और चीजें ठीक हो। चलिए, और ये तो इनकी बात समझ में आ गई मुझे। और कोई साथी? गुरुजी, मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कल के बारे में बता देता हूँ। जैसे कल मेरा हमारे यहाँ पे एक वीकली रिलीज रहता है, तो अगले हफ्ते एक रिलीज होना है, तो उसके रिगार्डिंग में मैंने कुछ निर्णय लिए थे अपने, तो उनको मैं शायद इस श्रेणी में डाल पाऊँ। तो जैसे था कि उसमें कुछ पिछले हफ्ते कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका हम लोगों को एक रिकन्सिलिएशन करना था, और वो रिकन्सिलिएशन हम लोगों ने कर लिया था। उसको बॉस के सामने प्रेजेंट करना था। वो बॉस के सामने प्रेजेंट किया। उसमें हम लोगों ने जो गलतियां थी वो उसको बताई लोक व्यवहार की दृष्टि से, काइंड ऑफ कि हम लोग उसमें सही बात नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि सही बात थोड़ी सी हमारे अगेंस्ट में जा रही थी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि उसको इस ढंग से पेश किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना लगे, और उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में या कुछ में कम गलती निकल के आए, वो लेकर के। अब उसमें दिक्कत थोड़ी सी ये थी, जो आत्मचिंतन करके मुझे लगा कि मेरे कुछ एंड डेज चल रहे हैं ऑफिस में, नोटिस पीरियड में हूँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ये बात जाकर के पूरी दुनिया को जाकर के ना बताऊं, क्योंकि मेरी छवि खराब होगी या समथिंग।
लेकिन फिर बाद में एक आत्मचिंतन करते हुए लगा कि नहीं, ये एक प्लेग्राउंड है, लेट्स डू इट दिस टाइम ऑल्सो, कि अब मैं ही करता हूँ, मैं अपने किसी नीचे वाले बंदे को नहीं बोलूंगा, मेरा बॉस तो नहीं करने वाला, ये तो शॉर्ट है, तो मैं ही करता हूँ, लेट्स टेक इट एज ए चैलेंज। और मैं उस मीटिंग में अपने आप को मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया मानसिक रूप से। और जो हमारी जो दूसरी टीम है जिसके सामने प्रेजेंट करना था, वो थोड़ी सी गंदी है, मतलब वो ऐसा उसको डेरोगेटरी वे में थोड़ा सा पेश करती है एंड सो ऑन। कॉल अच्छी रही, इजीली हैंडल हो गई सारी चीज़ें। मैंने उन लोगों को बता दिया कि हाँ हमारी ही गलती थी, वो लोग मान भी गए और उन लोगों ने ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया। तो ये एक निर्णय जैसा थोड़ा सा था कि ये लिया। फिर उसके बाद जो हमारा रिलीज होना था उसके लिए निर्णय था कि अब यही वाला चेंज जो हमारा खत्म, जो वेस्ट हो गया, उसको फिर से अब डालना है प्रोडक्शन में। तो हम लोगों ने उनको बोला कि भाई क्या मेरा आना जरूरी है उस मीटिंग में प्रेजेंट करने के लिए, या फिर हो गया यहीं पे सेटल, या मैं अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेज दूँ तो चल जाएगा, उसे तुम वापस से कुछ खींचातानी तो नहीं करोगे कि तुम लोगों ने पिछले रिलीज में ये गड़बड़ कर दी थी। तो उन्होंने हंस के बोला हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो मेरे को शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं ये बात भी सबऑर्डिनेट को इसलिए देना चाह रहा था आत्मचिंतन करते हुए कि ताकि मेरे को मैं उस लेवल पे जाकर के डांट ना खाऊं या मैं वहां पे अपनी छवि खराब ना होने दूं। लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं अपने सबऑर्डिनेट को ये क्यों करूं, मैं ही हैंडल कर लेता हूं, क्योंकि इन ए वे ये मेरा ही प्रोजेक्ट है और मुझे लीड लेना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे उसको कर दिया। फिर बाद में अपने सबऑर्डिनेट को बता दिया कि चीजें मैनेज हो गई हैं, तुम बस जाकर के वहाँ रिप्रेजेंट कर दो, मैं नहीं आऊंगा, एक एस्केलेशन पॉइंट खुला रहेगा, बस इतना ही है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। इस सबके बीच में ये तो हो गया लोक व्यवहार का, लेकिन मेरे अंदर का जो आत्मचिंतन इसके साथ पैरेलली जो चल रहा था वो ये था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जैसे आप ये बोल रहे हैं कि जैसे वो राम जी जो थे वो इतने मेच्योर थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे वो क्यों फर्क पड़ रहा था। वो छवि जो मेरी खराब हो रही है, जो उस कार्य क्षेत्र में, मुझे पता है मेरे 40 दिन बचे हुए हैं, उस कार्य क्षेत्र की छवि के लिए जिसका कोई औचित्य नहीं है, वो 40 दिन के बाद 41वें दिन मेरे को भूलने वाले हैं, मैं उन लोगों को भूल जाऊंगा। और ये हमारे कार्य क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि नया हो रहा है, चीजें फिर होती ही हैं, वो ऐसी कोई बहुत बड़ी भी चीज नहीं थी, लेकिन वो एक अंदर का वो जो एक अजीब सा वो एंग्जाइटी जो थी वो क्यों मेरे अंदर आ पा रही थी, वो मैं उसको फेस ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा था। मैं ऐसे यतिन जी से भी बात कर रहा था, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो फेल होने के डर से, जो वो डर रहता है, ये वो आत्मचिंतन के स्तर पर वो दिखाई दे रहा था कि मैं वो फेल नहीं होना चाहता। फिर वही मैं अपने आप से लड़ते हुए ये हुआ कि भाई फेल हो गए ना, अब तो हो ही चुके हैं, तो अब डरना कैसा, चलो चलते हैं, इससे ज्यादा क्या फेल होंगे, प्रोजेक्ट फेल हो गया ना, फिर से जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अब तो नोटिस पीरियड में है ही, तो एक बार और फेस करते हैं, अगली वाली जॉब के लिए प्लेग्राउंड होगा, ये काइंड ऑफ थोड़ी परीक्षा है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता। और दूसरा विचार ये भी आ रहा था कि हो सकता है ये मेरे, मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव है शायद, आप तो ये बोलेंगे कि आपको वो कर्म का भोग भोगना है, तो मेरे को लगा कि इसको यहीं पे भोग के जाऊंगा, मैं इसको अगले वाली जॉब में नहीं लेकर के जाऊंगा। मतलब ये सोचते हुए हंसी भी आ रही थी कि हाँ गुरुजी ने समझाया था, लेकिन वो थॉट जरूर आया माइंड में आत्मचिंतन करते हुए, कि वो आया थॉट, मैं हंसा भी उसके ऊपर अपने अंदर ही अंदर, और फिर लगा कि चलो कोई भी रीजन हो, लेकिन मैं उसको हेड ऑन लूंगा। और तो ये कुछ ये कल के विचार थे, ऐसे 2-3 चीज। बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि अगर आप मेरे विचारों, मेरी चीजों में मेरे साथ ना जुड़े होते तो उस स्थिति में आपकी मन स्थिति क्या होती? उस स्थिति में शायद गुरुजी एक 2 चीजें रहती। एक तो ये हो जाता कि ये मेरे को करना ही पड़ता मेरे बॉस के प्रेशर पे, वो तो फिर तो ये मैं करता ही, लेकिन मैं शायद अंदर से वो डर के कर रहा होता। अभी आपके साथ जुड़ने के बाद मैं अपने आप को हर एक स्थिति में एक पैरेलल विपिन बैठ के देख रहा था, मतलब अगेन उसका नाम नहीं है विपिन, लेकिन वो एक बैठ के देखे जा रहा था, जो इस चिंतन को किए जा रहा था कि मेरे को ये डर क्यों लग रहा है फेल होने का, या मैं अपने सबऑर्डिनेट पे क्यों डालूं, क्योंकि ये मेरा ही जॉब है तो मुझे ही करना चाहिए, सबऑर्डिनेट का काम ये रिप्रेजेंट करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। ये आत्मचिंतन का स्तर, ये जो चैलेंज वाला स्तर कह लीजिए, या चैलेंज का तो नहीं था, मतलब पहले शायद चैलेंज की तरीके से आता था, इस बार लेकिन ऐसे सहज भाव से थोड़ा सा आ रहा था कि ये मेरा ही काम है, मुझे ही करना चाहिए। पहले थोड़ा सा चैलेंजिंग वाले मोड में आता था कि जैसे कि अरे लेट्स टेक इट एज ए चैलेंज, करना ही है, मतलब वो करना ही पड़ेगा, या वो बॉस के प्रेशर में कह लीजिए। लेकिन इस बार ऐसा लगा था कि नहीं, इसमें कुछ है थोड़ी, ये तो
अगर कोई ऐसा फेल भी हो गई तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे दुनिया थोड़ी रुकने वाली है। या फिर मैं कोई अगर मान लो कुछ ज्यादा भी हो गया, हद से क्या होगा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब ऐसा तो इतनी बड़ी सिचुएशन तो नहीं है। आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शरीर ही तो है, वस्त्र ही तो है, चेंज कर लिया, माँ बाप पत्नी बच्चे ये सब ऐसा थोड़ी है कि मेरी वजह से चल रहे हैं, इतनी कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। तो वो डर सा थोड़ा सा खत्म हुआ, वो उस आत्मचिंतन, मतलब मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया उस स्तर में, लेकिन थोड़ा मतलब सा निर्भयता आई आपके अंदर, निर्भयता आई, अब उतना भय नहीं लगता। जी ठीक है नहीं, लेकिन ये ये जो विचार लेवल फिर भी डाउन नहीं हुआ, वो थोड़ा है, मतलब ऐसा बिल्कुल डाउन नहीं हुआ, लेकिन हाँ हल्का है। एक बार वो जरूर एंजाइटी लेवल हाई हुआ कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर मैं उसके ऊपर काबू कर गया। ये तो यही चीज एकदम सही चीज आपने पकड़ी। यही आत्मचिंतन, जिस तरह आपने एक विषय में करके लोगों को उदाहरण दिया, इसी तरह के विषयों पर आप आत्मचिंतन करिए, आत्म परीक्षण करिए। इन्हीं चीजों को जीवन में ढूंढ रहा है कि हमारे अंदर अगर किसी बात को लेकर भय है, घृणा है, ईर्ष्या है, आलोचना है, क्यों है, कौन जिम्मेदार है मुझे इस मानसिक परिस्थिति में खड़ा करने का। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि ये आपका मूल स्वभाव नहीं। देखिए, सफल होना ये आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी व्यक्ति धरती पर असफल होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सफल होना व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और हम सफल होकर रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। इसीलिए सबसे पहली चीज क्या है कि हम सफल व्यक्तियों से भयभीत होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। इसके कारण को समझिए और वह कारण का मूल स्रोत क्या है उसको पकड़िए, उस स्रोत को समाप्त कर दीजिए, हटा दीजिए। क्योंकि जो आपसे अधिक सक्षम है समाज में, पद में, ज्ञान में, परिवार में, उनके साथ आप ईर्ष्या, आलोचना, घृणा करके बस सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पाएंगे कुछ भी नहीं। क्योंकि वो सक्षम लोग, और जब हम उनके साथ कुछ भी नहीं पाएंगे तो हम उस कार्य में अपनी ऊर्जा क्यों लगाएं, कि उनसे ईर्ष्या करने में समय बर्बाद करें, उनकी आलोचना करने में समय बर्बाद करें, उनसे घृणा करने में समय बर्बाद करें, क्यों करें, क्या लेना देना। वो अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरह के विचार से किसी भी व्यक्ति को लेकर के चिंतन करते हैं, उस व्यक्ति का आप रत्ती मात्र भी नुकसान नहीं करते। एक सफल व्यक्ति पर एक खरोच भी आप नहीं लगा पाते, क्योंकि वह आपसे ज्यादा ऊंचाई पर बैठा है, योग्य है। लेकिन आप उसके चक्कर में अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी भावनात्मक क्षमता का ह्रास कर लेते हैं, अपने को पतन की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जीवनी ऊर्जा की दो ही गति है, या ऊर्ध्वगामी है या अधोगामी है। और अगर आप अधोगामी अवस्था में चिंतन कर रहे हैं तो आपका अधोगामी मार्ग ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अधोगामी चिंतन करें और ऊर्ध्वगामी हो जाए, नहीं। इसलिए हमें अधोगामी मार्ग पर जाना ही नहीं है। हमें किसी से ईर्ष्या, घृणा, आलोचना, विवेचना करनी ही नहीं है, उस विषय में सोचना ही नहीं। अब मोदी जी विश्व बैंक से पैसा लाएं या ना लाएं, काला धन लाएं या ना लाएं, हम उसमें जब कुछ कर नहीं सकते तो उस विषय पर 2-2 घंटे डिस्कशन करने से फायदा क्या।
उस 2 घंटे का इस्तेमाल हम अपने आत्म कल्याण में लगाएं, अपने विकास में लगाएं, अपने संपर्क संबंधों के सूत्रों को दृढ़ करके अपने आगे बढ़ने में लगाएं। क्या मतलब है फालतू की चीजों में समय लगाने? ये निर्णय आपको लेना है। आप जब लिस्ट बनाएंगे ना, इसीलिए मैं लिस्ट बनवा रहा हूं, आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे 5 चीजें आपको हर निर्णय में प्रभावित कर रही हैं। आपका क्रोध, आपका भय, आपका घृणा, आपकी ईर्ष्या और आपका लोभ। ये 5 चीजें आपको हर निर्णय में प्रभावित कर, और ये पांचों चीजें आपने इसी संसार से पाई, और हमें संसार से मुक्त होना है। इसलिए संसार से जो 5 चीजें पाई हैं, पहले हम उनको तो छोड़ दें, तब संसार छोड़ पाएंगे। उनको छोड़ने के लिए हमें क्या करना है? आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, कि क्या मेरे किसी भी निर्णय में इन 5 में से कोई विकार तो हमको प्रभावित नहीं कर रहा? कहीं मैं भयवश तो ये काम नहीं कर रहा हूं, लोभवश तो नहीं कर रहा हूं, ईर्ष्यावश तो नहीं कर रहा हूं, घृणावश तो नहीं कर रहा हूं? और अगर कर रहा हूं तो ये गलत है। इन सारी चीजों को मुझे छोड़ देना, क्योंकि हमें संसार ही छोड़ देना। ये चिंतन, ये विचार, ये दिशा आपको आपके आत्मचिंतन से मिलेगी। और जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे, जो संस्कार चिकित्सा का सबसे पहला अभ्यास है, तब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी समस्या का मूल कारण क्या है। और जब समस्या का मूल कारण नहीं मालूम है तो आप उसकी चिकित्सा कैसे करें? बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, किसी भी विषय को लेकर के मन में गांठ बना लेते हैं। अरे कोई घटना घट गई तो या तो क्रोधित होकर के उसको उगल दीजिए उसके मुंह पर कि तुम नालायक हो, बदतमीज हो, गधे हो, तुम्हें मेरे भावनाओं की कदर नहीं। बात खत्म हो। और या फिर उसको तत्काल क्षमा कर दीजिए, घटना को दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन हम लोग करते क्या? संसार के भय से, लोक व्यवहार के भय से उगलते नहीं, और इतना हमारे अंदर परिपक्वता नहीं है कि हम उसे पी जाएं, क्षमा कर दें। वो मानसिक स्थिति नहीं है। अब परिणाम क्या होता है उसका? परिणाम यह होता है कि वह बात, वह चिंतन आपके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते चलता रहता है। उसका परिणाम क्या होता है कि आपकी जो मेधा शक्ति है, आपकी जो बौद्धिक ऊर्जा है, आपकी जो मानसिक ऊर्जा है, जो आपके कल्याण में लगनी चाहिए, आपके विकास में लगनी चाहिए, वो कल्याण और विकास में न लग के एक व्यर्थ के व्यक्ति के लेकर के उसके पीछे परेशान, जो व्यक्ति चेतना के स्तर पर भी आपसे कम है, बुद्धि के स्तर पर भी आपसे कम है, सामाजिक स्तर पर भी आपसे कम है, नैतिकता के स्तर पर भी आपसे कम है। हर स्तर पर वह नीच वर्ण का व्यक्ति, नीच बौद्धिक स्तर का व्यक्ति, जो आपको मानसिक यातना दे दिया, वह आपके विकास में बाधक हो गया। समाज के भय से आप बोल नहीं पा रहे हो, और इतनी बौद्धिक परिपक्वता नहीं है कि उसको निगल जाओ। अब एक छोटा सा बौद्धिक स्तर का व्यक्ति, मलिन विचार का व्यक्ति, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को 2 लाइन बोलकर चला गया, और आपने अपने सारे विकास की संभावनाओं को छोड़कर 2 दिन तक उसी
2 लाइन को लेकर के ढो रहे हैं। ये क्या है? ये सर्वनाश का मार्ग। इसीलिए जो व्यक्ति लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, घृणा इस सब में फंसा रहता है, उसका कभी भी कल्याण नहीं होता, ना संसार में होता है ना संसार के बाहर। इसी को वैष्णव लोगों ने थोड़ा सुधार किया इसमें। उन्होंने कहा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह यही 5 हैं विकार, इनसे परे तो जानिए हुई है जीव उद्धार। लेकिन उन्होंने यहां पर काम और क्रोध इनको विकार माना, जबकि शैव जीवन शैली में ये दोनों ऊर्जा है। आप क्रोध कर देने के बाद जितना हल्का महसूस करते हैं, या तो इतना बौद्धिक परिपक्व हो कि घटना को निगल जाए, जो आदमी का युवराज बनने की घोषणा हो चुकी, मंथरा के प्रयास के कारण वो पूरी की पूरी योजना फ्लॉप हो गई और व्यक्ति को वनवास जाना पड़ा। राम की यह बौद्धिक परिपक्वता थी कि उसके बाद वह पूरी की पूरी घटना को निगल गए। उन्होंने ना मंथरा को गाली दी, ना मंथरा को कमरे में बंद करके पीटा, और ना यात्रा करके लौट के आने के बाद उसको गाली दे। केकई को जैसा प्यार वो पहले करते थे वैसे ही 14 वर्ष के वनवास के बाद भी कर रहे, वही सम्मान मां का दे रहे। तो ये क्या है? बौद्धिक परिपक्वता। घटना को निगल गए, दिमाग पे नहीं जाने दिए। इसी को भगवान शिव कहते हैं नीलकंठ हो जाना। विचार कान से घुसा, ऊपर नहीं गया, नीचे गले में आ गया, यहां पर रुक गया। अब इससे नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे चला गया तो वो आपके हार्ट को डिस्टर्ब करेगा, पैंक्रियास को डिस्टर्ब करेगा, लीवर किडनी को डिस्टर्ब करेगा, आपके बॉडी के इंटरनल फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा ना। यहीं रुका। और या फिर क्रोध में बक दिया तो झूठी है, मक्कार है, धूर्त है, गलत बोलती है, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ बोल, ढो नहीं रहे। तो ये जो ना ढोने की जो प्रवृत्ति है, ये सबसे पहले विकसित करिए। जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता, दूसरे पर क्रोध नहीं कर सकता, वह व्यक्ति कभी भी आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। वह हमेशा कुंठा में ही फंसा रहेगा, क्योंकि ये दुनिया है। बहुत से लोग आपके अनुकूल होंगे, बहुत से लोग आपके प्रतिकूल होंगे, और अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्तियों की विवेचना करते करते ही अगर आपने अपना जीवन जी लिया तो फिर ना आपका कभी आत्म कल्याण होगा और ना कभी आप विकास कर पाएंगे। इसलिए आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो वास्तव में आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग को और प्रशस्त करते हैं। अपने आत्म कल्याण के मार्ग में जो कांटे हवा से आकर गिर गए, समय के प्रवाह में, उनको उठाकर फेंक देते हैं अपने मार्ग से बाहर। उनसे अपने को भी घायल नहीं होने देते। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सफल। इसलिए फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे इन्होंने बताया, अपने बंसल जी ने, कि इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर नहीं थोपेंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। इसी तरह के 10 निर्णय आप लीजिए।
10 निर्णय लेने के बाद आप में इतनी परिपक्वता आ जाएगी, इतनी परिपक्वता आ जाएगी कि फिर आप लोभ, मोह, भय, ईर्षा, आलोचना, घृणा इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, बस सिर्फ 10 निर्णय लेने। लेकिन हम लोग वो निर्णय नहीं लेते। यहां तक हमने अपना विषय रखा। किसी के मन में कोई विचार, कोई चीज हो तो बताइए, फिर विषय को विराम दिया जाए। गुरु जी, यहाँ पे एक मेरा प्रश्न है। जैसे इसी के साथ, इसी इवेंट के साथ एक और विचार भी चल रहा था कि ऑब्वियसली मेरा और मेरे बॉस का जो भी चल रहा है उसमें मुझे उसके ऊपर क्रोध भी आ रहा था और थोड़ी घृणा भी थी, ईर्ष्या भी थी, भय भी था एंड सो ऑन। पर मैंने इस बार ये भी किया कि उसे क्षमा किया थोड़ा सा अंदर से कि चलो सही है, जो भी उसने किया वो उसकी हेडेक है। मैं उसके ऊपर विश्लेषण करना ही नहीं चाह रहा था। मैं उसको क्रोध करके उसके ऊपर बोलना की तो मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने एक बार सोच लिया था अगर उसने मेरे को ज्यादा ही कुछ बोला तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई ये तेरी वजह से ही हुआ है एंड सो ऑन, जो भी है, जो असलियत है वो मैं बोल दूंगा। लेकिन ऐसा आया नहीं क्षमा करने के बाद उसको। यहाँ तक तो सब सही रहा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में नहीं, किसी और संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, दूसरे को क्षमा करना का जो स्टेप है वो लिया, मैं ले पाता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद एक स्टेज और आती है जब आप अपने आप को भी क्षमा करने की जरूरत पड़ती है। वो टफ हो जाती है, वो नहीं ली जाती है। पहले दूसरों को करने का अभ्यास करिए, फिर अपने आप को करने का अभ्यास होता है। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते तब तक अपने आप को भी नहीं कर पाएंगे। ये मानसिक परिपक्वता का 7वां स्तर, अपने आप को क्षमा कर। क्योंकि आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, दुनिया को सब बतला सकते हैं, सब छिपा सकते हैं, लेकिन अपने आप के प्रति आप यथार्थ में ही जीते। और जब आप दूसरों के साथ क्षमा, दया, स्नेह, प्रेम नहीं कर सकते तो आप अपने साथ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को देखा है मानसिक विकृत होते, बड़े बड़े पदों पर रहे, रिटायर हो गए, आत्मग्लानि से भरे हुए, 50-50 एकड़ का फार्म हाउस है, सब कुछ है। कभी बैठते हैं साथ में, डिस्कशन करते हैं कॉफी ऑफी पे, 10-15 मिनट बाद अपना रुमाल निकाल के आपने आंख से आंसू पोंछने लगते हैं। ये क्या है? वो आत्मग्लानि से भरे हुए लोग। और जो अपने अंदर ही इतनी आत्मग्लानि से भरा है, उसका बिहेवियर समाज के साथ कैसा? वो तो हमेशा समाज के लिए बोझ ही होगा। ये मनुष्य के बुद्धि का 7वां स्तर, अपने आप को क्षमा करना। इसलिए पहले उसके नीचे के स्तरों पर परिपक्व होइए, फिर 7वें स्तर पे आइए, तो आनंद आएगा। ठीक है जी गुरु जी, सही। और कोई साथी कोई बात कहना चाहे? जी, राकेश बात कर रहा हूँ। जी, मुझे लगता है कि हमें मतलब जैसे कि एक पूरी जिंदगी जी है 25-30 साल सब जैसे सभी साथियों ने, तो डेली के रूटीन में 10 निर्णय ना लिख के हम पूरे जीवन में ऐसे निर्णय नोट डाउन करें जिससे हमारा बदलाव हुआ हमारे व्यवहार में और सामाजिक लोग के व्यवहार में। तो ऐसा करें तो ठीक रहेगा। मैंने कहा समाज, देश, राष्ट्र, इनकी चिंता छोड़ दीजिए। आप ऐसी चीजों को लिखिए जो आपके अंदर बदलाव करती है। जैसे विपिन ने कहा कि जो मेरे अंदर भय था वो समाप्त, ये मेरे अंदर का बदलाव है। अरे बॉस साला जिंदा रहे, कल सुबह गाड़ी से टकरा के मर जाए, हमसे क्या लेना? ये धरती रहे, फट जाए, खत्म हो जाए, क्या लेना? सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात हो जाए, हिमयुग आ जाए, क्या लेना है? हम अपने आत्म कल्याण के लिए आए हैं,
ऐसे निर्णय जो हमें अधोगति देते हैं या मुझे उधर्वगति देते हैं, उन निर्णयों पर लेखन चिंतन करें। जी 10 निर्णय छांट कर निकालिए और उसमें 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम घटना, दूसरा कॉलम निर्णय क्या लिया उस घटना पर, और तीसरा ये निर्णय मैंने लिया कैसे, क्यों, किसके प्रभाव में, समाज के प्रभाव में, टीचर के प्रभाव में, माता पिता के प्रभाव, किसके प्रभाव में ये निर्णय लिया मैंने। ये होमवर्क है आप लोगों का। चाहेंगे तो कल इस विषय पर फिर चर्चा करूंगा, ठीक है। यति चले गए क्या? जी सो क्या हो गया, सो गए क्या? नहीं जी, मैं थोड़ा बाहर आया, अच्छा, आया बाहर जी। आया। कोई जी। बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार पुनर्विचार कर लीजिए आप लोग। संस्कार चिकित्सा के इस क्लास को आगे कंटिन्यू करना है या 3 अभ्यास के बाद बाकी 2 अभ्यास बताकर विषय को खत्म करना है। जो भी निर्णय हो कल आप हमें बताइएगा, उसी निर्णय के अनुसार मैं सिलेबस पाठ्यक्रम को खत्म कर दूंगा। ये आप लोगों के विवेक का विषय है, क्योंकि जो चीजें अब सामने आ रही हैं उसमें आप लोग एक बार पुनर्विचार करके फिर हमको बताइए, ठीक है जी। गुरु जी एक और चीज थी इसमें, जो जैसे धैर्य जी ने जो वो मोबाइल वाला जो इंसिडेंट बताया, मैं उसे शायद एक काइंड ऑफ एक लॉजिकल एंड पे नहीं लेके जा पाया, लेकिन मैं जो शायद कहना चाह रहा था वो इस टाइप से था कि अगर हम वो मोबाइल वाले इंसिडेंट को सोचें, वैसे तो वो लोक व्यवहार का या जो भी विषय है, लेकिन उसमें जो मेरा जो खुद का आत्मचिंतन है वो ये है कि मैंने उसमें टाइम वेस्ट किया और मुझे वो नहीं करना चाहिए था। और ये जानते हुए कि मैं पिछले कई दिनों से मैं अपने आप को इस बारे में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस चक्कर में वो आत्मग्लानि आ जाती। मतलब मैं उस इंसिडेंट को ऐसे रिलेट करना चाह रहा था कि उस इंसिडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि वो उत्तराखंड में क्या हुआ या वो कावड़ के किसी ने अशुद्ध कर दिया, फलाना ढमकाना, वो जो वीडियो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ या जो भी उसमें मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। लेकिन वो देखते हुए भी और देखने के बाद भी मुझे यही समझ में आता है कि वो जो 15 मिनट मैंने जो वेस्ट किए वो वेस्ट किए, और मैं जानता हूँ कि वो वेस्ट किए। ऐसा है जैसे वो एक सिगरेट की तलब, मुझे पता है वो सिगरेट नुकसान करती है और मुझे छोड़नी भी है, मुझे तलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो फिर भी मैं पी ही लेता हूँ। चलो आज पूरा दिन हो गया, एक भी नहीं पी, चलो एक तो पी ही लेते हैं, ये छोटा सा ब्रेक है। वो आत्मचिंतन किस स्तर पे पता चल रहा है, लेकिन वो है कि हाँ, वो उससे छुटकारा भी मुझे ही लेना है। मुझे पता है कि वो मिल जाएगा परिपक्वता के साथ मिलेगा, परिपक्वता के साथ मिल जाए। जी जैसे मैं अपने लिए कुछ पूछ रही हूँ जी, अभी ये लोग हैं तो नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, जिनके साथ घटनाएं भी होती रहती है, पर जी मैं तो घर पे ही रहती हूँ, इस तरह की कुछ सिचुएशन मेरे सामने आती नहीं है जी, फिर मैं क्या लिखूं, मेरे लिए भी कुछ बताइए। पड़ोसी के अभी कार्यक्रम के बाद जाइए, पड़ोसी के दरवाजे पे 2-3 ईंटें मार दीजिए, फिर जो घटना हो उसके बाद मन में क्या विचार आया ये लिखिए कल, ठीक है। मैं काफी कोशिश करती हूँ जी, मैं इन मामलों में नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्षमाएं कर देती हूँ। जो आपके अपने जीवन, पहले तो मैं भाई दिन की बात कर रहा था, फिर हफ्ते की बात हुई, फिर महीने की बात हुई, अब इन्होंने कहा तो भाई चलो अपने जीवन के 10 बड़े निर्णय लिख लीजिए। जीवन में कोई तो 10 निर्णय लिए ही होंगे आज तक। विचार करिए, अपने जीवन को एक बार पलट के देखने की कोशिश करिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप नशे में जी गए और आपको पता, ठीक है। चलिए, तो इस विषय को यहीं पूर्ण करता हूं। कल की क्लास होनी है ना, कल तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं होनी है गुरुजी ले लो। ठीक, तो कल हम लोग क्लास लेते हैं। अभी वीडियो हम अपलोड करके भेज रहे हैं, बाकी कल क्लास। नमस्कार। प्रणाम। खुश रहो भैया।